Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is me, Dr. Awais. Let's start the discussion of MCQs. होप सो आपके MCQs आपके लिए सिंपल ही होंगे इंशाल्लाह. अगर आपके MCQs में कोई प्रॉब्लम है और आपको समझ नहीं है और आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इंशाल्लाह इस डिस्कशन के बाद आपको सब का सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, MCQ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. ये है How many grams of carbon dioxide can be produced by thermally decomposing 10 moles of zinc carbonate? पहली बात आपने ये देखनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो आपने देखना है कि क्या गिवन है और क्या अननोन है. अब आप सबसे पहले देखिए हाउ मैनी ग्राम्स, तो ये ग्राम्स जो है हमें फाइंड करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, मतलब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है. और जिंक कार्बोनेट के हमें दिए गए हैं मोल्स. ठीक है, जब आपको दिया जाए किसी और चीज़ की अमाउंट और मालूम करना हो किसी और चीज़ की वैल्यू तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना है. सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि अक्सर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने किस टाइम पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करनी है और किस टाइम पे हमने इस्तेमाल नहीं करनी. तो जब इस्तेमाल करनी है तो तब आपने ये देखना है कि दी हो एक क्वांटिटी एक चीज़ की और मालूम करनी हो दूसरी चीज़ की क्वांटिटी, तो इस चीज़ में हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना है. अब जिंक कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखना है. ये तो आपकी बुक में भी एक एग्जांपल है, वहाँ पे दिया गया है कि जब जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जो कि सॉलिड है, ये जब डिकम्पोज होता है और इसे बनाता है जिंक ऑक्साइड और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इस इक्वेशन में तीन चीज़ें हैं, एक है जिंक कार्बोनेट, एक है जिंक ऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड. हमने कंपैरिजन करना है जिंक कार्बोनेट का और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान. हमारा इसके साथ कोई काम नहीं है जिंक ऑक्साइड के साथ, क्योंकि गिवन है जिंक कार्बोनेट और मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड. तो नाउ वी हैव टू कंपेयर डायरेक्टली द मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट एंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हमने मास को मोल में कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्ट हम कंपैरिजन करते हैं. जो दिया गया है मोल और मालूम करना है मास. नाउ हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो जिंक कार्बोनेट के 1 मोल गिवन है. ठीक है, मतलब जब 1 मोल होगा जिंक कार्बोनेट तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा 44 ग्राम. ठीक है, मतलब जब 1 मोल जिंक कार्बोनेट होगा तो 44 ग्राम होगा. अब ये हो गया हमारे पास इसके दरमियान रिलेशन. ठीक है, अब दो तरीके हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका है और एक जो है वो शॉर्टकट है. शॉर्टकट मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं. 1 मोल से बन रहा है 44 ग्राम, तो फिर अब गिवन कितने मोल्स हैं 10. तो जिंक कार्बोनेट के मोल्स के नीचे जिंक कार्बोनेट के मोल्स लिख देने हैं. गिवन मोल्स हैं 10 मोल. और हाउ मेनी मास प्रोड्यूसेस, अब हमने x लगा देना है. तो 1 से बनता है 44 तो 10 से बनेगा x, मतलब इतने से इतना बनता है तो फिर इतने से कितना बनेगा. अब हमने क्या करना होगा, x मालूम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है. 44 मल्टीप्लाई बाय 10 और 1 मल्टीप्लाई बाय x. सो व्हाट विल वी गेट, वी गेट x इज इक्वल टू 440 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपने देख लेना है कि करेक्ट ऑप्शन 440 वाला होगा. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. एक तरीका तो यह है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल हो सकते हैं. अब शॉर्टकट क्या तरीका है, हम ये भी कह सकते हैं कि जिंक कार्बोनेट के जब मोल्स होते हैं 1, ठीक है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम. अब 1 मोल है तो 44 ग्राम बना. यह हमें किसने बताया, यह हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने बताया कि 1 मोल जिंक कार्बोनेट से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. अब हमने 1 से बनाना है 10, तो 1 से 10 कैसे बनाया जा सकता, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 1 से बन जाएगा 10.
तो देखें 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मोल हुआ। अब जो हम लेफ़्ट साइड पे करते हैं वो हम राइट साइड पे भी करते हैं। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 10 के साथ। जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 440 ग्राम। तो दोनों तरीक़ों से हमें आंसर मिल सकता है। जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, हमने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि 10 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट से 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए ग्राम एटम किसे बोला जाता है। याद रहे 1 मोल जो है ना, 1 मोल अगर एटम है, ठीक है, एलिमेंट है, तो इसे बोलते हैं 1 ग्राम एटम। अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स है मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल। और अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसे बोला जाता है 1 ग्राम फार्मूला। ठीक है, दिस ग्राम एटम इज फॉर एलिमेंट, दिस इज फॉर एलिमेंट। ठीक है, बॉन्डेड नहीं होगा, अकेला होगा। और दिस इज फॉर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स और कोवेलेंटली बॉन्डेड को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और ग्राम फार्मूला जो है दिस इज यूज फॉर एन आयनिक कंपाउंड, दिस इज फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो आपने याद रख लेना है कि जब ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम फार्मूला कलेक्टिवली एक साथ आता है, मतलब 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम तो मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है, असल में हमारा काम है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम। 16 ग्राम। अगर पूछा जाता 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगर होता ना, लेट्स सपोज अगर हमें कहा जाता 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात होती, तो असल में हमारा काम O2 के साथ होता। तो इसका मास जो है वो फिर क्या है, 32 ग्राम पर मोल्स हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि 1 ग्राम एटम का मतलब एलिमेंट की बात हो रही है, एलिमेंट मतलब उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन है क्या, नंबर ऑफ एटम्स इन 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन। याद रहे AMU का मतलब क्या है, जब भी मास दिया जाएगा AMU में मतलब सिंगल O2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, अवोगाड्रोस नंबर की बात नहीं हो रही। याद रहे जब भी मास के साथ लगा होगा AMU तो एटम्स की तादाद 1 2 3 4 5 6 इतने हो सकते हैं। समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हमें कोई कहे कि O2 मॉलिक्यूल है तो O2 जो है ये असल में 32 AMU है। और एक O2 में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर यही मास AMU के बजाय ग्राम में दिया जाता तो फिर तो मोल हो जाता। लेट्स सपोज अगर हमें कोई कहे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाती और उसमें पूछा जाता है कि बताएं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 32 ग्राम असल में क्या है, 1 मोल है। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं
और एटम हो जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए हमें लेना होगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। ये फार्मूला है। अगर हमें दिया जाता है ग्राम में मास दिया जाता है, या अगर हमें मोल्स दिए जाते हैं, तो फिर नंबर ऑफ एटम इस फार्मूले से फाइंड किया जाता है। लेकिन अगर हमें कहा जाता है एएमयू में बताएं, तो एमयू वाला फिर भी देख लेते हैं, दोबारा से एक और क्वेश्चन देख लेंगे। नाउ व्हाट इज द मास गिवन। अच्छा, यहाँ पे मोल को फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखिए। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और गैप देके, ताकि हमें, ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। तो मास कितना गिवन है? 32। तो अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं 32 ग्राम हो गया, और मोलर मास कितना है? 32 ही है, मतलब O2 का मोलर मास है 32 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई हाउ मेनी एटम्स इन O2, O2 में 2 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर। तो ये 32 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर मास दिया जाएगा ग्राम में, तो ग्राम में मास होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम 2 मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर होंगे। मतलब 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर किसके बराबर है? मतलब अवोगाड्रो नंबर 6.023 के बराबर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12.046 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राम में दिया होता तो इतने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स होते, लेकिन अगर एएमयू में दिया है तो एमयू में 32 एमयू में सिर्फ 2 ही एटम्स हैं, बिकॉज 32 एमयू इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। मास जब भी दिया जाएगा एएमयू में, तो हमेशा से ऑप्शन में 1 2 3 आ सकता है। लेट्स सपोज अगर हमें कहा जाए कि 64 AMU ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन डैश एटम्स। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे देखा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का मास किसने दिया है? एमयू में दिया है। अच्छा, मतलब या तो 1 है या 2 है या 3 एटम्स हैं। अब हमने इसका एक सल्फर डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है। सल्फर का मास होता है 32, और प्लस ऑक्सीजन 2 हैं तो ऑक्सीजन भी हुआ 32, तो 32 प्लस 32 से हुआ 64। हमने लगा दिया AMU, मतलब एक सल्फर डाइऑक्साइड का मास है 64 AMU। तो एक सल्फर डाइऑक्साइड में एक होता है सल्फर और 2 होते हैं ऑक्सीजन, तो टोटल हो गए 3 एटम्स। ठीक है, यह हम कहते हैं इसमें होता है एक मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल होगा 64 AMU में। तो कहने का मकसद है कि जब भी मास दिया जाएगा AMU में, सो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 1 2 3 4 एटम्स। ठीक है, तो ये हो गया MCQ नंबर 2। अब आते हैं थर्ड, नहीं MCQ नंबर ये तो 3 है, हाँ जी 3 थर्ड नंबर है। अब आते हैं इसके बाद यहाँ पर MCQ नंबर 4 की तरफ। 9.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा? तो जिस तरह हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा ना, ये नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर। अब इसी फार्मूला को मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन चाहिए तो नंबर ऑफ मोल लेंगे, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर दिया गया है मास, तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो चलें अप्लाई कर लेते हैं। इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स अगर फाइंड करने हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें मास चाहिए और हमें मोलर मास चाहिए।
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल चाहिए, मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर कर देना है। तो आपने याद रख लेना है कि जब भी हमें एमसीक्यू में दिया जाता है कोई चीज़ मालूम करने तो उसका फार्मूला आपने बनाना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए होते तो हमने एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर देनी थी, सल्फर चाहिए होते तो हमने नंबर ऑफ सल्फर एटम मल्टीप्लाई कर देना है, और ऑक्सीजन चाहिए तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर देने थे। अब हमें हाइड्रोजन चाहिए तो हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं हाउ मच मास इज गिवन। The mass of sulfuric acid given is 9.8 ग्राम, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास क्या है? Now what is the molar mass of sulfuric acid? तो ये हमारे पास दो हाइड्रोजन हुए, एक सल्फर हुआ और एक ऑक्सीजन है 16, और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 से आता है 64। तो जब 64 के साथ 32 प्लस किया तो हो गया 96, और 96 प्लस 2 98 grams per mole. Now this is the mass given and this is its molar mass. तो मास को जब मोलर मास पे डिवाइड करते हैं तो बन जाता है क्या? मोल। अच्छा, अब हमने क्या करना है? 9.8 तो मास है और डिवाइड कर देना है किस पे? 98 ग्राम पर मोल पे। मल्टीप्लाई सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन हैं? एक सल्फ्यूरिक एसिड में है 2 हाइड्रोजन, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देने हैं, मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर कर देना है। अब 9.8 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डेसिमल को ख़त्म किया तो नीचे लगाया है 1 और 8 की जगह पे 0 लगाया तो नीचे 10 लगा दिया। तो जब नीचे 10 लगा तो 9.8 से 98 बन गया, 98 कैंसिल हो गया। अब रह जाएगा ये, तो इससे आ जाएगा क्या? 2 को जब इस पे डिवाइड करते हैं तो आता है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय Na। या तो करेक्ट ऑप्शन होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय Na, या इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, या तो होगा 0.2 या तो हम इसको अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वी कैन से दैट 2 डिवाइडेड बाय 10 किया मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कर दिया। ये मैंने अवोगाड्रो नंबर लगा दिया। अब डिवाइडेड बाय 10 का मतलब ये है कि 10 की पावर -1 हो गया। जब 10 ऊपर जाता है तो ऊपर वाला एक 10 कम हो जाता है, मतलब 10 की पावर 23 से 10 की पावर 22 हो जाएगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 22, ये भी हो सकता है करेक्ट ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आपको दिया क्या गया है। अब 2 को 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास क्या? 12.046 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन पॉसिबल हैं। अब देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ये वाला है। अगर Na नहीं है तो हो सकता है कि ये रेशो दिया गया हो, ये ना हो तो हो सकता है कि ये रेशो दिया गया होगा, और ये नहीं है तो ये हो सकता है, ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे लेकर आते हैं ना, जब डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो पावर को हम ज़्यादा करते हैं। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1.2 अगर ऑप्शन है तो पावर 23 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, एक और ऑप्शन क्या है? 1.2046 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन आयंस। तो आपने पॉसिबल आंसर देख लेने के कौन कौन से आंसर पॉसिबल हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बाद आपको करेक्ट ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आते हैं, फिर वही फार्मूला अप्लाई होगा जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया है, और वो कौन सा है कि द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ
फेरिक सल्फेट। अच्छा फेरिक सल्फेट है मतलब +3 चार्ज है यहाँ पे। अब हमें नंबर ऑफ आइंस चाहिए तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइंस फाइंड करना चाहते हैं तो हमने नंबर ऑफ मोल लेना है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइंस पर सब्सटेंस। पर सब्सटेंस कितने नंबर ऑफ आइंस हैं और मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, अवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हाँ नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल गिवन है तो 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट है। अब आइंस कितने, अब आपको ये देखना होगा कि जो फेरिक सल्फेट है इसमें 2 आयन देगा Fe+3 वाले और 3 आयन्स देगा सल्फेट, 3 आयन्स देगा सल्फेट वाले। ठीक है, तो टोटल आयन्स पर सब्सटेंस दे रहा है 5 और अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी आंसर हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स 1 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी आयन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा अच्छा करेक्ट ऑप्शन हो गया 5 × Na। दिस आर द नंबर ऑफ आयन, ये है नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट। अब फेरिक क्या होता है और फेरस क्या होता है, जब आयरन के ऊपर +2 चार्ज होता है तो उसको हम फेरस कहते हैं और अगर उसके ऊपर होता है +3 तो इसको बोलते हैं फेरिक आयन। जब चार्ज कम होगा तो फेरस और जब चार्ज ज़्यादा होगा तो फेरिक आयन कहलाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट। अच्छा हमें कैसे पता लगा कि इस पे +3 है, तो एक सल्फेट पे -2 है तो 3 सल्फेट पे -6 होगा। अब -6 है तो इसके ऊपर क्या होगा, +6 होगा। अब +6 को डिवाइड करना होगा 2 पे तो 6 डिवाइड बाय 2 से आता है 3। तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 5 × Na। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में है, इफ़ वी टेक द सेम मास ऑफ ऑल गिवन कंपाउंड्स। अब आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, मुझे ऑप्शन करेक्ट याद नहीं है कि उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो हमें फाइल चेक करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मैं तरीका बता दूं। अगर हमें इक्वल मासेस दिए जाते हैं, जब दिए जाएंगे इक्वल मासेस, मतलब ऑप्शन में A B C D दिया है ना, जब A B C D दिया है तो इफ़ यू टेक द सेम मास ऑफ ऑल गिवन कंपाउंड, तो A B C D में अगर इक्वल मासेस दिए हैं, इक्वल मासेस, तो लीस्ट मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे जिसका ग्रेटर मोलर मास होगा, ग्रेटर मोलर मास, जिसका मोलर मास ग्रेटर होगा उसके मॉलिक्यूल्स कम होंगे। क्यों, जब मास सिमिलर है और मोलर मास ज़्यादा होगा तो मोल्स कम आएंगे और जब मोल्स कम आएंगे तो मॉलिक्यूल्स भी उसमें कम होंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। आपने शर्त ये याद रखना है कि अगर मासेस इक्वल हों, अगर मासेस इक्वल हों तो लीस्ट मॉलिक्यूल उसमें होंगे जिसका ग्रेटर मोलर मास होगा और ग्रेटर मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे हैविंग लोअर मोलर मास। तो ये आपने याद रख लेना है। मेरे ख्याल पे इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन में दिए गए हैं NO2, N2O और NO और N2O5। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे NO में और सबसे कम होंगे N2O5 में। क्यों, मासेस देख लेते हैं। नाइट्रोजन का मास 14 और ऑक्सीजन का 16, 16 2 ज़ा 32, 32 और 14 से आता है 46। इसका मोलर मास हो गया 46 ग्राम्स पर मोल। अब N2O5 की बात करते हैं। 14 + 14 ये हो गया 28,
28 प्लस 16 ये हो गया 44 ग्राम्स पर मोल। नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 30 ग्राम्स पर मोल। और यहाँ पे आते हैं 14 2s आर 28 और 16 5s आर 65 आई थिंक सो। मतलब 16 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5s आर 30। अच्छा 80 आता है। ये 3 5 5 और 3 ये हो गया हमारे पास 80 हो गया। और 80 प्लस 14 हो गया, नहीं 80 प्लस 28 हो गया, तो ये हो गया 108। मतलब इसका टोटल मोलर मास आता है 108 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा मोलर मास है N2O5 का। तो N2O5 में मॉलिक्यूल की तादाद सबसे कम होगी और NO में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। शर्त यह कि जब इन सब के मासेस सिमिलर ले लिए जाएं तो तब ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जब इक्वल मासेस लेंगे डिफरेंट कंपाउंड के तो किस में लीस्ट मॉलिक्यूल हैं, तो जिसका मोलर मास ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, तो यहाँ पर ये मैंने 28 किया तो 108 आया। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर 4 moles of nitrogen react with 24 gram of hydrogen gas in Haber's process. Which one is limiting? तो लिमिटिंग किसे बोला जाता है? वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पहले ख़त्म हो जाता है उसको लिमिटिंग कहते हैं। जो रिएक्शन के बाद भी एक्स्ट्रा रह जाता है उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। अब सबसे पहले आपने देखना है, हमें दिया गया है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और हमें दिया गया है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो अब दो चीज़ें अलग अलग दी गई तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। हैबर प्रोसेस क्या है? इट इज़ अ कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो बनाता है वो एमोनिया NH3, 2 moles ऑफ एमोनिया बना रहा है। ठीक है, अब हमने कंपैरिजन किसके दरमियान करना है? 4 मोल नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के मोल्स होंगे और हाइड्रोजन का मास होगा। नाउ कंपैरिजन करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर गिवन इन दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन? 1 मोल। एंड हाइड्रोजन का मास कितना है? 3 2s आर 6, तो ये 6 ग्राम। मतलब जब 1 मोल होगा नाइट्रोजन तो 6 ग्राम चाहिए हाइड्रोजन, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है तो 6 ग्राम हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है देखिए। अच्छा, 1 है तो 6 चाहिए। अब कितने हैं? 4 हैं, तो जब 4 मोल होंगे तो कितने चाहिए? x चाहिए। मतलब इतने के लिए इतना, तो फिर इतने के लिए कितना। तो अब करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 मल्टीप्लाई बाय x और 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 4 6 आर 24 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ 4 मोल, इसका मतलब है कि 4 मोल नाइट्रोजन के लिए 24 ग्राम चाहिए हाइड्रोजन, और 4 मोल के लिए 24 ग्राम हाइड्रोजन अवेलेबल भी है। इसका मतलब कोई लिमिटिंग नहीं रहा और कोई एक्सेस नहीं रहा। तो ये इसका मतलब यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग, कोई भी एक्सेस नहीं होगा। नो लिमिटिंग reagent and no excess reagent। ना लिमिटिंग हो ना एक्सेस reagent है। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ कम ज़्यादा होता तो फिर कोई लिमिटिंग एक्सेस हो सकता था। अब आते हैं, कुछ दिया गया है, जब 4 मोल होंगे हाइड्रोजन और उसको रिएक्ट करवाएं 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ताकि क्या बनाए? वाटर बनाए। दिया गया है हाइड्रोजन का मोल और मालूम करना है, अच्छा, और दिया गया ऑक्सीजन का मास। तो कंपैरिजन में हमने मोल और मास के दरमियान करना है। वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि जब 2 मोल्स होते हैं हाइड्रोजन और वो रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और वो बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा, ये बन गया 2 मोल्स ऑफ H2O बना दिया। अब कंपैरिजन करना है हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मास के दरमियान। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर गिवन? 2 moles in balanced chemical equation, and how much mass
हो गया 32 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 मोल होगा हाइड्रोजन तो 32 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन। अब इसमें गिवन कितने मोल है? 4। अच्छा, अब हम कहते हैं जब 2 हैं तो 32 चाहिए। अब अगर 4 मोल होंगे हाइड्रोजन तो कितने चाहिए? हम लेते हैं x, मतलब इतने के लिए इतना, तो फिर इतने के लिए कितना। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? देखिए, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 32 एंड 2 मल्टीप्लाई x, तो क्या 2x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 32। हमें तो x चाहिए, 2 डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 2 डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 2 1 ज़ार 2 और 2 ज़ार 4 और 32 मल्टीप्लाई 2 से आता है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, 2 के लिए 32 चाहिए, तो 4 के लिए 64 चाहिए। मतलब हमें 4 मोल के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अवेलेबल है 128, मतलब चाहिए कम, अवेलेबल ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हो गया एक्सेस रिएजेंट। नाउ ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएजेंट वाइल जो दूसरा है हाइड्रोजन जो है, दिस इज एक्चुअली द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। आपने कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन से पता लगेगा जितना चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल है तो एक्सेस, और जितना चाहिए उससे कम अवेलेबल है तो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। अब आते हैं 4 ग्राम मैग्नीशियम को हीट किया ऑक्सीजन की एक्सेस में, मतलब हमारा काम ऑक्सीजन के साथ नहीं है, जो चीज़ एक्सेस में आ गई उसको हम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते। और कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब दिया गया है मैग्नीशियम का मास और मालूम करना है थ्योरेटिकल यील्ड, और थ्योरेटिकल यील्ड भी असल में क्या होता है? ग्राम्स में होता है, मास में होता है, इसे मास कन्वर्जन कहते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि जब भी हम मैग्नीशियम को ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। नाउ हाउ मेनी मोल्स आर देयर? अच्छा, यहाँ पे तो O2 2 है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2 लगा दिया, हम डायरेक्ट 2 नहीं लगा, बैलेंस बाद में करते हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, तो ये बैलेंस करने के लिए 2 लगाया। अब मैग्नीशियम 2 हो गए, तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम 2 लगा दिए ना। हमारा ऑक्सीजन के साथ कोई काम नहीं है, हमने मैग्नीशियम के मास को लेना है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के मास को कंपेयर करना है, कैलकुलेट करना है। ना व्हाट इज़ द मास ऑफ मैग्नीशियम? एक मैग्नीशियम का मास होता है 24, तो 2 मैग्नीशियम के हो जाएंगे 48 ग्राम। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम है 24 और ऑक्सीजन है 16, तो ये हो गया 40। अच्छा, जब एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का 40 है तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 से आता है 80 ग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैग्नीशियम होगा 48 ग्राम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा 80 ग्राम। 48 से बना 80 ग्राम। अब जब 48 से 80 बना है, अब हमने 4 से मालूम करना है। जब ये 4 ग्राम होगा तो कितना बनेगा? x बनेगा, मतलब 48 से बना है 80 तो 4 से बनेगा x। तो अब क्या करेंगे? इतने से इतना बनता है तो फिर इतने से कितना बनेगा? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? देखें, 48 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करना है 80 के साथ। हमें तो x चाहिए, 48 को डिवाइड किया और यहाँ पे 48 को डिवाइड किया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 12, 4 1 ज़ार 4 और 4 12 ज़ार 48 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि 2 पे डिवाइड करते हैं पहले। जब 2 पे डिवाइड किया तो नीचे आया 6
और ऊपर आया 40, ठीक है। और फिर ऐसा करते हैं, इसको फर्दर 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6 हुआ और ये हो गया 20,000। अब ये आ जाएगा हमारे पास, 20 को डिवाइड करना होगा 3 पे, तो 3 पे डिवाइड कर तो कितना आता है 20। ये 3 जो है 3 8 ज़ार 3 8 ज़ार नहीं 3 8 ज़ार 24 आता है, 3 6 ज़ार 18, ठीक है 18, और नीचे आ गया 2 और ये हमने डेसिमल लगाया और फिर 0 आ गया, फिर 3 6 ज़ार, तो इसका मतलब यहाँ पे 6.6 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 6.666 ग्राम। तो ये होगा हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या, इसका मतलब ये है कि जब 48 ग्राम होगा मैग्नीशियम तो 80 ग्राम बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब 4 ग्राम होगा तो फिर 4 ग्राम से बनेगा X, तो कितना बनेगा 6.6 ग्राम बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे सारे मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 1 में। स्टोइशियोमेट्री इज एक्चुअली द कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। अच्छा, एक्चुअल यील्ड विल रीच द आइडियल थियोरेटिकल वैल्यू इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज, हम तो कहते हैं ना कि परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला है वो क्या है, ये है एक्चुअल यील्ड divided by theoretical yield multiplied by 100। ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड का फार्मूला, एक्चुअल को डिवाइड करना है थियोरेटिकल पे और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो ये हो गया हमारे पास परसेंटेज यील्ड का फार्मूला। हमने पहले पढ़ा हुआ है और आपको याद भी होना चाहिए कि एक्चुअल यील्ड हमेशा से कम होती है और थियोरेटिकल हमेशा से ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड कम इस वजह से होती है कि हमारे एरर्स आ जाते हैं। तो एक्चुअल हमेशा से कम और थियोरेटिकल ज़्यादा है। कहते हैं लेट सपोज, अगर हम सपोज करें एक्चुअल जो है वो थियोरेटिकल के बराबर हो जाए, मतलब लेट सपोज बनना चाहिए 16 ग्राम और बन जाए 16 ग्राम, तो फिर मतलब जब एक्चुअल यील्ड पहुंच जाए थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर हो जाए तो फिर परसेंटेज यील्ड क्या होगी 100% होगी। 16 के साथ कट गया तो परसेंटेज यील्ड कितनी होगी 100% होगी। तो ये चीज़ आपने यहाँ रख लेना है। वैसे तो एक्चुअल थ्योरेटिकल के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली वैसे ही बोल दें कि अगर वो आइडियल वैल्यू के बराबर होगी तो तब क्या होगा, तो फिर परसेंटेज यील्ड हो जाएगी 100, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास परसेंटेज यील्ड के बारे में। अब कहते हैं जब 20 ग्राम होगा कैल्शियम कार्बोनेट तो उसको जलाया जाता है, तो फिर वो 5.6 ग्राम दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताए परसेंटेज यील्ड कितनी होगी कैल्शियम ऑक्साइड की। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, परसेंटेज यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात हमने क्या करनी है, हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए हमें एक्चुअल चाहिए और थ्योरेटिकल चाहिए। एक्चुअल तो है लेकिन पहले हमने फाइंड करना होगा क्या, थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम करते हैं। तो अब हमें पता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अच्छा अब हमने रिलेशन देखना है। रिलेशन क्या देखना है कि जब 20 ग्राम अगर होगा, सॉरी 20 ग्राम नहीं है, इसको हम मिटा के चेंज कर लेते हैं और चेंज ऐसे कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 100 ग्राम, क्या है 100 ग्राम, क्योंकि कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का मास है 12 और 3 ऑक्सीजन है 48,
तो 48 प्लस 12 हो गया 60, 60 प्लस 40 100, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कैल्शियम का मास है 40 और ऑक्सीजन का है 16, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 40 प्लस 16 से आता है 56 ग्राम। अच्छा, हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, हम मालूम करने जा रहे हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम करते हैं। 100 से बनता है 56, तो अब 20 गिवन है, तो 20 से कितना बनेगा, 20 ग्राम से बनेगा x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या बनता है। हम कहते हैं इतने से इतना बनता है, तो फिर इतने से कितना बनेगा, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय x हुआ और 20 मल्टीप्लाइड बाय 56 हुआ और डिवाइडेड बाय 100 हुआ, क्योंकि हमने तो x मालूम करना है। हो गया इस तरह। अच्छा, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, 56 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब 56 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इससे आता है 56 2 ज़ार 102, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो ज़ीरो लगा देंगे। 6 2 ज़ार 12 हुआ, ये हुआ 1, 5 2 ज़ार 10 हुआ और ये हुआ 11। अच्छा, ये हो गया 112 हो गया, 112 और ये 20 है, तो ये 20 के सामने तो 1120 हो गया। ऐसे डिवाइडेड बाय 100 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 100 किया तो एक डेसिमल यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो क्या 11.2 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बनना चाहिए 11.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। 11.2 बनना चाहिए, लेकिन बना है 5.6। जितना बनना चाहिए उसका हाफ बनता है, तो 50% यील्ड होती है, और हाफ का भी हाफ बनता है तो 25% बनती है यील्ड। अब हम अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, अच्छा, परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है, तो एक्चुअल कितनी बनी है, 5.6 ग्राम बनी है, डिवाइडेड बाय 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। 5.6 1 ज़ार, 5.6 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 50 ज़ार, तो हो गया 50% यील्ड बनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जब 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा और वो बना रहा है 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, तो बताएं परसेंटेज यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितनी है। तो हमें तो एक्चुअल यील्ड दी गई थी, हमने थ्योरेटिकल पहले फाइंड करनी थी, तो हमने कहा 100 से 556 बनता है, तो 20 से x बनेगा, x मालूम किया तो 11.2 आया, तो जब 11.2 आया मतलब बनना चाहिए था 11.2, लेकिन बना है 5.6, तो 5.6 को डिवाइड किया 11.2 पे एंड वी गॉट 50%। जितना बनना चाहिए उसका हाफ बने तो उससे बोलते हैं 50%, और अगर हाफ का भी हाफ बने तो वो होगा 25%। जैसे देखें, अगर 11.2 बनना चाहिए लेकिन बन रहा है 5.6, तो मतलब यहाँ पे 50% यील्ड आ गई है। लेकिन अगर हाफ का भी हाफ बने 2.8 ग्राम बना होता तो ये 25% यील्ड आती और 75% इसमें ज़ाया हो जाता। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। अब ये वही क्वेश्चन आ गया जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको तो पता होना चाहिए, अगर हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स चाहिए तो हमने लेना होगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि हमें मास दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर कर दिया। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, मास कितना गिवन है,
मास गिवन है 4.4 ग्राम और मोलर मास कितना है 44 मल्टीप्लाई हाउ मेनी ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड 2 मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। अब ये उसी तरह हो गया कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो 44 कैंसिल, 2 1s are 2 और चलें इसको कैंसिल आउट नहीं करते, हम इसको वैसे का वैसा छोड़ देते हैं। अच्छा जैसे हमने स्टार्ट में कैलकुलेशन की थी, अच्छा ये वही वाली कैलकुलेशन है, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, अब इसमें आ जाता है या तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर होगा या इसको मल्टीप्लाई किया होगा जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3-4 ऑप्शंस थे, या तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 22 हो जाएगा, क्योंकि वो 23 ख़त्म हो गया। ऊपर आपने देख लेंगे कैलकुलेशन मैंने जैसे की है, ठीक है, इससे पहले जो हमने की। और इसके अलावा एक और हो सकता है, मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 12.046 इंटू 10 की पावर 22, या हम कह सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर 23। तो ये सारे करेक्ट ऑप्शन, इनमें कोई भी हो सकता है, आपको पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपने देखना है कि इनमें से कौन से वाला है, तो इसमें ये ऑप्शन आते हैं। अब आते हैं हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस व्हेन 8 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा अब दिया गया है हाइड्रोजन का मास और दिया गया है ऑक्सीजन का मास, क्योंकि वो वाटर बना रहा है। पहले हमने देखना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और जब हमें पता लगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले हम ऐसा करते हैं, 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water। 2 moles of water बनाता है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें चाहिए, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मालूम करने से पहले हमने देखना है कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पे ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन को और मास ऑफ ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। 2 2s are 4, मतलब ये हुआ कि जब 4 ग्राम होगा हाइड्रोजन तो चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन। जब 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 32 ग्राम चाहिए। अब 8 ग्राम है तो जब 8 ग्राम होगा हाइड्रोजन तो कितना चाहिए, x चाहिए। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मतलब 4 के लिए 32 चाहिए, तो फिर 8 के लिए कितना चाहिए वो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा तो 8 के लिए क्या करेंगे, ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये है 4 मल्टीप्लाइड बाय x और 8 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 कैंसिल, 4 1s are 4 और 4 2s are 8 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो मतलब 64 ग्राम चाहिए ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 64 ग्राम चाहिए, लेकिन अवेलेबल ऑक्सीजन 32 है, चाहिए ज़्यादा और अवेलेबल कम है। इसका मतलब ऑक्सीजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और हाइड्रोजन हो गया एक्सेस रिएजेंट। मतलब आपने पहले क्वेश्चन में ये चेक करना है कि कौन से वाला लिमिटिंग है और कौन से वाला एक्सेस है, और फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, बिकॉज वी नो दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। याद रहे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट and limiting region is oxygen। अच्छा क्वेश्चन, हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस। अच्छा हाउ मच वाटर, यहाँ पे गलती हो गई, हाउ मच ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब हमें ग्राम चाहिए, ठीक है। अच्छा ग्राम मतलब हमें मास चाहिए। अब हमने मास ऑफ वाटर मालूम करना है बाय यूजिंग
ऑक्सीजन मास, मतलब हमने ऑक्सीजन के मास से फाइंड करना है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रहे हैं वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब ऑक्सीजन होता है 32 ग्राम तो फिर वाटर बनता है 2 मोल्स। तो वाटर का 1 मोल है तो 18 ग्राम है, ठीक है ना। यहाँ पे एक वाटर का 18 मास है और 18 मल्टीप्लाई बाय 2 से आता है कितना, 36 ग्राम। मतलब जब ऑक्सीजन होगा 32 तो 36 ग्राम बनेगा। तो 32 ग्राम ऑफ वाटर से बनता है, सॉरी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से बनता है 36 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, और 32 से 36 बनता है तो 32 गिवन भी है क्वेश्चन में, तो 32 से 36 ग्राम ऑफ वाटर ही बनेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मास मालूम करना होगा तो 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, अगर मोल्स होंगे तो 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये आपने इस तरह देखना है, जब भी आपको दो मासेस गिवन हो और आपको कहा जाए प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो आपने उनमें पहले से कंपेयर करना है कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। उसके बाद फिर आपने फैसला करना है कि कौन सा वाला लिमिटिंग और कौन से वाला एक्सेस होगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। What amount of excess reactant remain unreacted? अच्छा, मतलब हमने ये मालूम करना है कि अनरिएक्टेड एक्सेस रिएक्टेंट कितना रहेगा। या हमें दिए गए हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके एमोनिया बनाते हैं, तो कौन सा प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस है। ये है N2 प्लस 3H2 is converted into 2 moles of ammonia, ठीक है। अब हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कंपैरिजन करना है। जब 1 मोल होता है नाइट्रोजन तो हमें कितने चाहिए, 3 मोल्स चाहिए हाइड्रोजन, 1 के लिए 3 चाहिए, तो फिर 2 मोल के लिए कितने चाहिए। तो जब 2 मोल होगा नाइट्रोजन तो x मोल चाहिए होंगे हाइड्रोजन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 3 2s आर 6 मोल्स चाहिए ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल नाइट्रोजन के लिए 6 मोल चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन अवेलेबल है 5 मोल। अवेलेबल कितने, 5 चाहिए, 6 अवेलेबल कम है। इसका मतलब हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट while नाइट्रोजन इज एन एक्सेस रिएजेंट। जो हमें कम लग रहा था वो एक्सेस हो गया, जो हमें ज़्यादा लग रहा था वो लिमिटिंग हो गया, क्योंकि 2 के लिए 6 चाहिए और 2 के लिए 5 अवेलेबल हैं। अब हमें एक्सेस का पता लग गया, लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अब इसमें एग्जैक्ट रिलेशन क्या, हमें अमाउंट मालूम करनी है एक्सेस की। तो अब एक और काम करते हैं, एक और काम ये है, हम उल्टा कर देते हैं। हम कहते हैं 3 मोल के लिए चाहिए 1 मोल, तो 5 मोल के लिए चाहिए x। तो अब लिख लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान रिलेशन। तो क्या करेंगे, जब 3 मोल होंगे हाइड्रोजन तो 1 मोल चाहिए नाइट्रोजन, 3 के लिए 1 चाहिए, तो फिर 5 मोल हाइड्रोजन के लिए x चाहिए। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, देखें। अच्छा, चेक कर लेते हैं। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई एक्स और 3 मल्टीप्लाई नहीं 5 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई एक्स, तो 3x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल हो गया। अब जब 5 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, ये 3 1s आर 3 हो गया, और फिर इसके बाद आया नीचे 2, फिर डेसिमल लगाया, और 6 3s आर 18। अच्छा,
18, फिर आया 2 और फिर 6 3 ज़र 18, तो मतलब ये चलता जाएगा इसी तरह। ठीक है, 1.66 आया, इसका मतलब ये हुआ कि 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1.66 मोल चाहिए, या 6 को छोड़ के 1.6 कर लेते हैं, 1.6 मोल चाहिए, या 1.66 को राउंड ऑफ करके 1.7 कर लेते हैं। 1.66 मतलब 1.7 मोल चाहिए किसके, नाइट्रोजन के। ठीक है, लेकिन अवेलेबल कितने हैं, 2 मोल्स हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल चाहिए, तो 5 मोल हाइड्रोजन के लिए 1.6666 मतलब 1.7 मोल नाइट्रोजन चाहिए। मतलब 2 मोल अवेलेबल हैं जिसमें से 1.7 मोल इस्तेमाल हो जाएंगे और 0.3 मोल रह जाएंगे ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें तो मास चाहिए। क्या हम मोल से मास मालूम कर सकते हैं? यस, फर्स्ट फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, हमें मास चाहिए, मास को अपनी जगह छोड़ दिया। हाउ मेनी मोल, 0.3 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है, 14 नहीं 28 है, सॉरी। अच्छा, N2 है तो N2 है 28 हुआ, 28 मोलर मास हो गया। अब डेसिमल को ख़त्म कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। 28 3 ज़र क्या आता है, चेक कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8 3 ज़र 24 और ये हो गया 2, 3 2 ज़र 6 और ये हो गया 84 हो गया। ठीक है, अब 84 को डिवाइड करेंगे 10 पे, तो ये हो जाएगा 8.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट अनरिएक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 मोल नाइट्रोजन लें और 5 मोल हाइड्रोजन लें तो इसमें से एक्सिस रिएक्टेंट जो है वो नाइट्रोजन है, और 5 मोल हाइड्रोजन के लिए 1.7 मोल नाइट्रोजन चाहिए, तो वो तो इस्तेमाल हो जाएंगे। तो टोटल 2 मोल नाइट्रोजन में से 1.7 मोल इस्तेमाल हो गए और 0.3 मोल नाइट्रोजन रह गए अनरिएक्टेड। हमने 0.3 मोल को मास में कन्वर्ट किया तो 8.4 ग्राम नाइट्रोजन हमारे पास एक्सिस रिएक्टेंट रह जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर समझ आएगी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन से वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, अस्सलाम सर, इसके बाद आता है हाउ मैनी हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड। तो ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, वहाँ पे मास दिया था, अब यहाँ पर मोल्स दिए हैं, तो फार्मूला तो वही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस अगर हमने फाइंड करने हैं तो हाउ मेनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर एन ए कर दिया। अच्छा, हाउ मेनी मोल्स आर देयर, 0.1 मोल, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल, 2 मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन 0.2 Na हो सकता है या और हो सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर 2 MCQ में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद आते हैं द यील्ड कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है उसको हम थियोरेटिकल यील्ड कहते हैं। ठीक है, और उस थियोरेटिकल यील्ड का दूसरा नाम है आइडियल यील्ड, और उसका तीसरा नाम है मैथमेटिकल यील्ड। उसका एक और नाम है परफेक्ट यील्ड। ये थ्योरेटिकल यील्ड है। अच्छा, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की जाए उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, और अगर हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद जो यील्ड हासिल करते हैं उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद द अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ रिएक्शन कंट्रोल बाय लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब
अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट, जितने भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है, उसी की बेसिस पे प्रोडक्ट बनता है, एक्सेस पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ गैस हैज मास 16 ग्राम फॉर 5.6 लीटर एट एसटीपी। अच्छा, अब हमें दिया गया है कि जब 16 ग्राम होगा तो 5.6 होगा। अब हमने कंपैरिजन करना है। देखिए, अच्छा, अब 16 ग्राम मास है किसी गैस का, तो 5.6 ग्राम, सॉरी 5.6 लीटर, 5.6 लीटर होगा उसका वॉल्यूम। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि 5.6 लीटर है तो 16 ग्राम है। अब 1 मोल का हमने मास और वॉल्यूम लेना है। 1 मोल का अगर हमारे पास 22.4 लीटर होगा एसटीपी पे, जब 5.6 लीटर है तो 16 ग्राम है, अब 22.4 लीटर होगा तो x ग्राम होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 5.6 मल्टीप्लाइड बाय x और 16 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 5.6 डिवाइडेड बाय 5.6, क्योंकि हमें x चाहिए। अब डेसिमल को ख़त्म कर देते हैं, तो डेसिमल को ख़त्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नीचे से भी, और डेसिमल ख़त्म किया तो ऊपर 10 आया, और ऊपर ख़त्म किया तो ऊपर वाला ख़त्म किया तो ये भी 10 आया। अब ऐसा कर लेते हैं कि हम लेते हैं ऐसे कि 2 2 4 और यह 56, तो 56 2 ज़ार 3 ज़ार, चलो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। 56 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 ज़ार 24, तो यह 4, और 5 4 ज़ार 20, अच्छा 6 4 ज़ार 24, 2 कैरी हो गया, 5 4 ज़ार 20, 20 और 22, तो 2 2 4 हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 4 आ जाएगा। अच्छा, तो 56 1 ज़ार 56 4 ज़ार, ठीक है, और 16 मल्टीप्लाई 4 से आता है 64 ग्राम। ये 10 10 के साथ कैंसिल हो गया और ये आया 16 4 ज़ार 64। अब हमने जो गैस देखनी है, जिस गैस का मोलर मास 64 ग्राम होगा तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब 64 ग्राम पर मोल जो है वो असल में होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 60 और सल्फर डाइऑक्साइड होगा। अगर लेट्स सपोज ये नहीं है, कोई और गैस है, तो आपने मोलर मास चेक कर लेना है। क्वेश्चन दोबारा से सुने, कहते हैं 16 ग्राम एक गैस का मास है तो उसका वॉल्यूम 5.6 है, तो बताएं उसका मोलर मास क्या होगा या गैस कौन सी होगी। तो आपने कहना है कि 16 ग्राम तो 5.6 है, और जब 1 मोल होगा तो वॉल्यूम तो 22.4 होगा। तो मैं कहता हूँ 5.6 लीटर अगर है तो 16 ग्राम है, अगर 22.4 होगा तो फिर x होगा ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें 64 ग्राम पर मोल है, तो करेक्ट ऑप्शन 64 वाला मास वाली गैस होगी। तो 64 यूजुअली हम सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं इफ़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन इज 60, द एक्चुअल यील्ड इज 30, और इज थ्योरेटिकल यील्ड। ये तो हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब परसेंटेज यील्ड गिवन है, हमें क्या चाहिए, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, हमें परसेंटेज पता है 60, हमें एक्चुअल भी पता है 30, और हमने क्या फाइंड करना है, थ्योरेटिकल। रीअरेंज कर लेते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए हमने एक्चुअल यील्ड लेनी होगी, डिवाइड करनी होगी परसेंटेज पे, मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ। अच्छा, क्या हो जाएगा, थियोरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू हाउ मच एक्चुअल यील्ड इज प्रोड्यूस, ये हुआ 30, कितनी परसेंटेज है 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 31 ज़ार 32 ज़ार, और ये हो गया क्या, अच्छा 2 1 ज़ार और 2 50 ज़ार। तो मतलब 50 ग्राम जो है वो असल में थियोरेटिकल यील्ड थी, लेकिन एक्चुअली बनी है 30 ग्राम, तो परसेंटेज यील्ड हो गई 60। क्लियर। तो ये तो आसान क्वेश्चन था,
प्रैक्टिस चाहिए, तब आपको समझ आ जाएगी। नाउ हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 102 ग्राम ऑफ एमोनिया ऑन रिएक्शन विद नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन ये होना चाहिए टोटल, तो यहाँ पे ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब हमने है बस प्रोसेस लेना है। N2 रिएक्ट करेगा 3H2 के साथ और ये बनाएगा 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। ठीक है, अब अगर यहाँ देखा जाए तो हमने कंपैरिजन करना है, हमने मोल्स फाइंड करने हैं किसके, हाइड्रोजन के, और मास लेना है किसका, एमोनिया का। तो नाइट्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन है, हाउ मेनी मोल्स, 3 मोल्स अगर होते हैं हाइड्रोजन के तो एमोनिया का मास आता है 17, मतलब एक है नाइट्रोजन तो 14 + 3 से आता है 17, और 17 2s आर 34 आता है। ठीक है, अच्छा 3 मोल से बन रहा है 34 ग्राम। अब हमने बनाना है 102, 3 मोल से बन रहा है 34 ग्राम, तो जब 102 ग्राम बनेगा तो कितने मोल चाहिए, x चाहिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, चेक कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन ये है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देखने, और मास ऑफ एमोनिया दिया गया है। तो जब 34 ग्राम बनता है तो 3 मोल चाहिए, और 102 बनेगा तो x मोल चाहिए। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 34 मल्टीप्लाइड बाय x और 3 मल्टीप्लाइड बाय 102, तो डिवाइडेड बाय 34 और डिवाइडेड बाय 34। अच्छा, तो 34 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो होप्स हो कि ये 102 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 34 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 ज़ा 16, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। थर्टी फोर को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12, 1 3 3 ज़ा 9, और 9 और 1 10, तो 102। इसका मतलब ये हो गया 34 1 ज़ार और 34 3 ज़ार, तो ये हो गया हमारे पास 102, और 3 3 ज़ा 9, तो ये गया 9 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब नाइट्रोजन होता है, सॉरी जब एमोनिया बनता है 34 ग्राम, तो उसके लिए हमें 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। अब बन रहा है 102 ग्राम, तो हमें कितना चाहिए, 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब आते हैं यहाँ पे 96 ग्राम ऑफ, सॉरी 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें कितने एटम्स हैं। ये तो एटॉमिसिटी वाला है पहला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन ऐसा था, नंबर ऑफ एटम्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो हमने लेना है नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स तो है नहीं, मास है, तो मोल की जगह पे लिखेंगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। अच्छा 98 पुट करेंगे और 98 इसका मोलर मास भी पुट करेंगे। चलिए पुट कर लेते हैं, मास दिया गया है 98 ग्राम और मोलर मास भी 98 है, ऊपर हमने कैलकुलेट किया इससे पहले, और मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी हाउ मेनी एटम, 7 एटम, मल्टीप्लाई अवोगाड्रोस नंबर, तो 98 98 कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन है 7Na नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। ठीक है,
अब आते हैं इसके बाद टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं इन 180 ग्राम, ये भी आप मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, मास है तो हम लिख लेते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब 180 मास है और फ्रक्टोज का मोलर मास भी 180 है, मालूम कर सकते हैं। ठीक है, 180 मास गिवन है और 180 मोलर मास भी है। एक फ्रक्टोज में 12 हाइड्रोजन आइटम है, मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 12 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इसकी तरफ। 8.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है, तो बताएं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। मतलब हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट के मास को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को चेक करना है। तो क्या करते हैं, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज हो जाती है। हमारा काम मैग्नीशियम कार्बोनेट के मास के साथ है और कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम के साथ है, तो क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। अच्छा, नाउ हाउ मच मास, मैग्नीशियम का मास है 24, कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास है 16, 3 are 48, 48 और 12 हुआ 60, 60 और 24 हुआ 84 ग्राम। जब 84 ग्राम होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये 1 मोल बना है और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4। जब 84 ग्राम होगा तो 22.4 होगा। अब गिवन मास कितना है 8.4, जब 8.4 ग्राम होगा तो x होगा। आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 84 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x और 8.4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 22.4। हमें तो वो चाहिए x चाहिए, तो 84 डिवाइड कर दिया, 84 यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 हो गया, तो 84 कैंसिल और 22.4 डिवाइडेड बाय 10 हो गया 2.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि 84 ग्राम से बनता है 22.4, तो 8.4 से बनेगा 2.24 dm क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं वो वाला इक्वेशन जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था। कहता है 98 AMU है, तो जब AMU है तो अवोगाड्रो नंबर नहीं होगा, तो ये सिर्फ हम एक ही सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कहते हैं जब 98 AMU है तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड का टोटल मास चेक करते हैं कि इसका मास कितना है। हाँ, एक हाइड्रोजन का मास 1 है मल्टीप्लाई 2, एक सल्फर का मास 32 है मल्टीप्लाई 1 और एक ऑक्सीजन का मास 16 है मल्टीप्लाई बाय 4, 16 4 64, 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 2 से आता है 98। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक सल्फ्यूरिक एसिड का मास है वो 98 AMU है और ये एक 98 AMU दिया भी गया है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि 98 AMU of sulfuric acid contain 1 molecule. This contain 1 molecule of sulfuric acid और एक मॉलिक्यूल में अवेलेबल होते हैं 7 एटम्स।
कितने एटम्स अवेलेबल हैं? 7 एटम इसमें अवेलेबल हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आता है 7 एटम। 7 इंटू अवोगाड्रो नंबर नहीं आता, क्योंकि अवोगाड्रो नंबर इज रिलेटेड टू मोल एंड मोल इज रिलेटेड टू ग्राम। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। अब आते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मतलब हमने वॉल्यूम मालूम करना है, हमें दिया गया है मास। वॉल्यूम मालूम करने का तीसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब रीअरेंज करते हैं, हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मालूम करना है तो मोलर वॉल्यूम को वहाँ लेके जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम तो फिक्स है, दी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो वो है 22.4, ये तो हमें पता है। अब नंबर ऑफ मोल भी तो गिवन नहीं है, हमें तो दिया गया है मास, तो हम ये नंबर ऑफ मोल को सिंप्लीफाई करते हैं। हम मोल की जगह पे लिख लेते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मतलब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया है। जब हमें दिया जाए मास और मालूम करना हो वॉल्यूम, तो हमने क्या करना है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास को मल्टीप्लाई करना है मोलर वॉल्यूम के साथ। नाउ हाउ मच मास इज गिवन, मास गिवन है 1.4 और मोलर मास नाइट्रोजन का क्या है 28 मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम है 22.4। अच्छा, अब डेसिमल को ख़त्म करना है, नीचे लगाया मैंने 10, 14 1s आर 14 2s आर। ठीक है, अब जब हमने 22.4 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आता है 11.2। ठीक है, 22.4 को डिवाइड किया 2 पे तो हाफ हो गया, तो ये गया ये 1 और ये गया 11.2। 11.2 डिवाइडेड बाय 10 तो 1.12 dm³ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब नाइट्रोजन का मास होगा 1.4 ग्राम तो उसका वॉल्यूम होगा 1.12 dm³। ये चीज़ आपने याद रखनी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस। यहाँ पे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, क्यों, मास दिया है नाइट्रोजन का और वॉल्यूम भी नाइट्रोजन का ही फाइंड करना है, तो so we don't need any balanced chemical equation over here when the given substance given value is of one substance and we have to find out the value of another substance, तो हमें balanced chemical equation चाहिए होता है। अब आते हैं यहाँ पे, एक ओजोन का सैंपल है जिसका वॉल्यूम 5.6 dm³ है, तो द मास ऑफ दिस क्वांटिटी ऑफ गैस, तो उसका मास क्या होगा, दिया गया है वॉल्यूम, मालूम करना है मास। अब देखें, मास और मास मालूम करने का पहला फार्मूला है, हम इसको ही रीअरेंज कर सकते हैं इस फार्मूले को। अच्छा, हमें दिया गया है वॉल्यूम, हमें मोलर मास भी पता है, हमें मोलर वॉल्यूम भी पता है, हम मास मालूम कर सकते हैं इसी फार्मूला से। देखिए अच्छा क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं वॉल्यूम दिया गया है STP पे और मालूम करना है इसका मास, तो वॉल्यूम दिया गया और मास मालूम करना है, ऊपर मास दिया था और वॉल्यूम मालूम करना था। इसको रीअरेंज करते हैं, मास को मालूम करने के लिए वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ और डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम पे। डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम पे। देखिए ना, इसको मैंने रीअरेंज किया, मास को अपनी जगह छोड़ा, मोलर मास ऊपर गया, मोलर वॉल्यूम नीचे आया। तो अब चेक कर लेते हैं क्या है। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं कि पुट कर लेते हैं, वॉल्यूम दिया गया है 5.6 और मोलर मास है ओजोन का 3 ऑक्सीजन 16 3 48 आया, ये 48 डिवाइडेड बाय
और मोलर मास मोलर वॉल्यूम है 22.4। 5.6 वन जार और 5.6 फोर जार, जैसे हमने पहले पढ़ा, ये तो हमने पढ़ लिया था। अच्छा, ये हो गया 4, और 4 वन जार और 4 12 जार, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है 12 ग्राम ऑफ ओजोन। 12 ग्राम ऑफ ओजोन आता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि जब 5.6 DM³ होगा ओजोन का, तो मास उसका होगा 12 ग्राम, और जब 48 ग्राम होगा तो 22.4 होगा। अच्छा, ये उसी तरह। अच्छा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.2 ग्राम, दिया गया है मास और मालूम करना है वॉल्यूम। तो फार्मूला तो मैंने आपको बताया है, मास दिया जाए और वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलें हम देख लेते हैं। ये 3.2 ग्राम है और मोलर मास ऑक्सीजन का है 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। और मोलर वॉल्यूम क्या है 22.4 DM³ पर मोल। अब इस डेसिमल को ख़त्म करना है तो नीचे मैंने लगा दिया 10, तो 32 कैंसिल और आ जाएगा 2.24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर इसका। अब क्वेश्चन ये है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दिया गया है मास किसका, एल्यूमिनियम का, और मालूम करना है मास किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि जब 4 मोल रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम के और 3 मोल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के, तो बनाते हैं 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ वी हैव टू कंपेयर द एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। नाउ एक एल्यूमिनियम का मास होता है 27, और 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 ग्राम आता है, और एक ऑक्सीजन का मास 32 है और ऑक्सीजन है 3, तो ये हो गया 32 मल्टीप्लाई 3 से 96 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जब 108 ग्राम होगा एल्यूमिनियम तो 96 ग्राम चाहिए होगा ऑक्सीजन। अच्छा, 108 के लिए 96 चाहिए। अब 27 अगर होगा तो कितना चाहिए, x चाहिए। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 108 x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 96 डिवाइडेड बाय 108 कैंसिल, और डिवाइडेड बाय 108, 27 वन जार और 27 फोर जार, ये हो गया। और अब आते हैं किसकी तरफ, 4 वन जार और 4 24 जार। अच्छा, 24 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जार 16 और 1 4 2 जार 8 और ये हो गया 9, बिल्कुल ठीक है। और 4 ये 24 जार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x आया कितना, 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि जब 108 ग्राम होगा एल्यूमिनियम तो चाहिए होगा 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और जब 27 ग्राम एल्यूमिनियम होगा तो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। देखिए, कहते हैं 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 108 के लिए 96 चाहिए, तो 27 के लिए x चाहिए, इतने के लिए इतना, तो फिर इतने के लिए कितना, तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें आंसर आया
24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm³ ऑफ ईथीन। मतलब हमें वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का और हमें ईथीन का वॉल्यूम दिया है, तो मतलब ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेना है, बर्निंग ऑफ ईथीन लेना है। ईथीन का फार्मूला क्या है? C2H4। जब ईथीन को जलाते हैं तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है वाटर। ठीक है, जब भी किसी कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करना है तो पहले बैलेंस करना होगा कार्बन को, फिर बैलेंस करना होगा हाइड्रोजन को, आखिर में बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया, हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बारी है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 2 2s are 4 और 2 1s are 2 6, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 3। इसका मतलब जब 1 मोल होगा तो कितना चाहिए? 3 मोल चाहिए। मतलब जितना होगा ये उसका 3 गुना चाहिए। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर 1 dm³ होगा ये, तो 3 dm³ चाहिए ये। अब ईथीन कितना है? जब 500 dm³ होगा ये, तो इसका 3 गुना 1500 होगा, लेकिन हम x लगा देते हैं। 1 के लिए 3 dm³, 500 के लिए x dm³, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 1500 डेसीमीटर क्यूब चाहिए ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज द आंसर जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो 1500 dm³ चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर नीडेड फॉर द कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ प्रोपेन। अब प्रोपेन की बारी आ रही है। प्रोपेन की कंबशन के रिएक्शन देख लेते हैं। ये है C3H8, ये प्रोपेन है। कंबशन में कौन होता है? ऑक्सीजन गैस होती है। प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बनता है CO2, बनती है गैस, और बनती है H2O, वाटर बनता है। अब यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने 3 लगाया। हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएं? 4 लगा दिया मैंने। अब आते हैं इसकी तरफ। हाइड्रोजन भी बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस, अब ऑक्सीजन के बाद 3 2s are 6, मतलब ये 6 हो गए और 4 ये हो गए 10, यहाँ पे 5 लगा दिए, 5 2s are 10। पहले कार्बन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को, आखिर में ऑक्सीजन को बैलेंस किया। अब कहते हैं हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब हमने ऑक्सीजन के मोल्स मालूम करने हैं और प्रोपेन के मोल्स ये बना है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या बता रहा है? जब 1 मोल होगा प्रोपेन तो 5 मोल चाहिए ऑक्सीजन, और जब 2 मोल होंगे प्रोपेन तो x मोल चाहिए। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो x इज इक्वल टू 5 2s are 10, तो मतलब 10 मोल चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ प्रोपेन। और लास्ट में आता है ये वाला, कार्बन एटम्स इन 45 ग्राम ऑफ ईथेन आर इक्वल इन नंबर 2। तो ये तो सिंपल हो गया, ये वही वाली बात हो गई। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ मोल तो है नहीं, यहाँ पे मास ये बना है, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर कर देना है। पुट करें, ये विल गेट द आंसर। पहले तो आपको ईथेन का पता होना चाहिए। ईथेन का फार्मूला है C2H6। अच्छा,
C2H6 में 2 कार्बन है तो 24 + 6 हुआ तो 30 हुआ। इसका मतलब 30 ग्राम पर मोल इज अ मोलर मास ऑफ ईथेन। तो मास है 45, मोलर मास है 30, मल्टीप्लाई कार्बन कितने हैं 2, मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर। अच्छा 45 को जब 30 पे डिवाइड किया तो इससे आता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर। अच्छा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 से आता है 3 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। तो या तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन या जो है इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो अवोगाड्रो 6 3 18 हुआ तो 18.069 इंटू 10 की पावर 23 atoms of carbon. So this is all about the discussion of chemistry portion, and inshallah you will feel easy when you follow all these lectures and the shortcuts. क्योंकि असल में ऐसा है कि जो आप MCQ सॉल्व करते हैं तो MCQ सॉल्व करने का एक आपका अपना परसेप्शन होता है, एक आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, एक वो तरीका जो हम बताते हैं। तो जो हमने तरीके आपको बताए हैं, जो आपको शॉर्टकट्स मिल रहे हैं, तो आप उसी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है इंशाल्लाह। गुड लक फॉर योर MT कैट एग्जामिनेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।